भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते के प्रावधान क्या था? क्या इसका प्रावधान था? क्या समझौता था? ऑप्शन नंबर 1 है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये जो समझौते का प्रावधान था ये था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे में दलितों वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। इस समझौते के तहत दलितों को सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने और शिक्षा के क्षेत्र में अवसर देने का प्रावधान इस समझौते में था। पूना समझौते के प्रमुख जो प्रावधान थे, इस समझौते के तहत दलित वर्गों को विधानमंडल में सीटें मिली थी और इस समझौते के तहत ही दलितों को सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव न करने का आह्वान किया गया था और इसी समझौते के तहत दलितों को शिक्षा के क्षेत्र में अवसर देने का प्रावधान था और इसी समझौते के तहत दलितों को सार्वजनिक सेवाओं में समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व की दिशा में प्रयास करने का भी आग्रह किया गया। इस समझौते के तहत दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के लिए संयुक्त निर्वाचन मंडल का गठन भी किया गया था। इसी समझौते के तहत इसी समझौते के पूना पैक्ट ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में, 1771 में, 1785 में, 1793 में। इसका राइट आंसर ए है। 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जून 1773 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1700 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय क्षेत्र खासकर बंगाल को नियंत्रित करने के लिए ये बनाया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ खास तथ्य हैं कि यह कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए पारित किया गया था। इस कानून ने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। इस कानून ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी और इस कानून ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इस कानून ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया और इस कानून ने रिश्वतखोरों और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाई और इस कानून ने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने से रोक दिया और इस कानून ने कंपनी के कर्मचारियों को मूल निवासियों से रिश्वत या उपहार लेने से भी रोक दिया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्र नियुक्त कब किया गया था? ऑप्शन नंबर है डी 1877 में इसे नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त किया गया था 1 जनवरी 1877 में को दिल्ली दरबार में उन्हें महारानी घोषित किया गया था। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था और इस विद्रोह के बाद सभी शक्तियां ब्रिटिश ताज को सौंप दी गई थी। राजशाही को ब्रिटिश साम्राज्य से और ज़्यादा करीबी जोड़ना था। राजशाही को ब्रिटिश साम्राज्य से और ज़्यादा करीबी जोड़ना था। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी बनाने का जो तरीका था, तब 1876 में ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया था। इस एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया को केसर एवं
केसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। वायसराय लॉर्ड रिटन ने दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को यह उपाधि दी। नेक्स्ट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का क्या सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रावधानों का क्या सार था। इसका ऑप्शन नंबर सी है प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का मकसद था भारत को शासन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा देना। इन सुधारों के जरिए भारतीयों को राजनीतिक भागीदारी बढ़ी और प्रशासनिक उनकी भूमिका बढ़ी। इन सुधारों में कुछ प्रावधान ये रहे। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था और केंद्र सरकार को प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, मुद्रा, वाणिज्य, संचार और अखिल भारतीय सेवाओं का प्रभार भी मिला। प्रांतों के विशेष विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, रक्षित और हस्तांतरित। केंद्रीय विधायिका को ज़्यादा ताकतवर बनाया गया था इसमें, और केंद्रीय विधायिका में 2 सदन थे, केंद्रीय विधानसभा और वित्त राज्य परिषद। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कर दी गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की सिद्धांत ये बढ़ाया गया था और केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना इसमें की गई थी। भारत के लिए लंदन में एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। इन सुधारों को भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है। सेकुलर का क्या अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है सेकुलर, तो इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है सेकुलर का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म को अपना नहीं करता और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता बनाए रखता है। सेकुलर शब्द लैटिन भाषा से बना है और सेकुलर शब्द का मतलब है किसी भी धर्म के प्रति तटस्थ रहना, और सेकुलर शब्द का मतलब है धार्मिक भेदभाव से परहेज करना। सेकुलर शब्द का मतलब है धर्म और राजनीति के बीच अलगाव, और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्षता भी कहा गया। भारत संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में जो है धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान इसमें किया गया है, और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने के लिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत संविधान की प्रस्तावना लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या अर्थ निकलता है इससे। इसका ऑप्शन नंबर सी है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। इसका अर्थ निकलता है जो भारत का संविधान है, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। भारत संविधान का प्रस्तावना में लिखे गए शब्द हम भारत के लोग का मतलब है कि भारत के लोग ही देश की सर्वोच्च प्रभु है, संप्रभु है। इसका मतलब यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। संविधान भारत के लोगों से लिया गया है। संविधान भारत के लोगों से लिया गया है। संविधान भारतीय लोगों के लिए बनाया गया है। संविधान भारतीय लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं को दर्शाता है, और संविधान लोगों और सरकार के बीच सामाजिक अनुबंध है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया, और प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना लिया था। प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, और प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे उद्देश्य बताए गए हैं। क्वेश्चन है समाजवाद का क्या अर्थ है। समाजवाद का क्या अर्थ है। समाजवाद का क्या अर्थ है। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के स्वामित्व में है। इसका एक प्रदर्शनीय प्रतिज्ञा यह है कि संप्रदा उत्पादन और वितरण समिति
या राज्य के हाथों में होना चाहिए। एक नेक्स्ट है कि भारत संविधान में समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसे लिया गया है समवर्ती सूची को। भारत संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची में विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची वो है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची को तीसरा सूची भी कहा जाता है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। समवर्ती सूची में विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों शक्तियाँ मिलीजुली है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में जो है शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, शादी, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत संविधान में लिए गए कुछ और सिद्धांत, व्यापार की आज़ादी भी ली गई है। व्यापार की आज़ादी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। वाणिज्य और इंटर स्टेट व्यापार लिया गया है। संसद में संयुक्त बैठक भी ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है। नेक्स्ट है भारत संविधान की आत्मा किसे कहा गया? भारत संविधान की जो आत्मा है ये कहा गया है प्रस्तावना को। जो भारत संविधान में प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहकर पुकारा गया। भारत संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक हिस्सा है। यह संविधान के उद्देश्य को समझाने का काम करती है। प्रस्तावना में संविधान के स्रोत, राजनीतिक प्रणाली और मूल्य का जिक्र होता है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। प्रस्तावना में शासन की संरचना के बारे में भी बताया गया। प्रस्तावना में स्वतंत्र भारत में हासिल किए जाने वाले आदर्शों के बारे में बताया गया। प्रस्तावना में संविधान के मूल्यों या उद्देश्यों का जिक्र किया होता है, जैसे कि सभी के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता। प्रस्तावना के बारे में कुछ बातें लिखी, किसने क्या कहा? ये प्रस्तावना संविधान का जो है परिचय पत्र है। एन.के. पालकीवाल ने बोला संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्ण स्वामी जी ने जो है ये कहा। प्रस्तावना आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा पवित्र दस्तावेज कहा गया किसे? प्रस्तावना को। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये भी कहा डॉक्टर के.एम. मुंशी जी ने कहा कि ये जन्म कुंडली है संविधान की। नेक्स्ट है भारत संविधान की प्रस्तावना पर किस एक क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा? अमेरिकी क्रांति का प्रभाव पड़ा, बोल्शेविक क्रांति का भी प्रभाव पड़ा, फ्रांसीसी क्रांति का भी, लेकिन चीन की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति जो 1912 में हुई इसका कोई प्रभाव नहीं झलका। अमेरिकी क्रांति जिसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है, 1775-1783 के बीच लड़ा गया एक विद्रोह था जिसे माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन के 13 उत्तरी अमेरिका उपनिवेशों के ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंक और संप्रभु संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की, जिसकी स्थापना 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा के साथ हुई। बोल्शेविक या 1717 की रूसी क्रांति के अक्टूबर क्रांति चरण के दौर पर रूस में सत्ता आई और रूसी सोवियत संघ समाजवाद गणराज्य की स्थापना कर दी गई। फरवरी क्रांति 1917 में रूस में हुई 2 क्रांतियों में से पहले थी। क्रांतियों के समय रूस एक निरंकुश शासक था। क्रांति से पहले रूस जो था ये एक निरंकुश शासन था जिसमें जार निकोलस द्वितीय अपने लोगों पर पूर्ण शक्ति रखता था। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में शुरू हुई 1799 तक चली, यह क्रांति फ्रांस के इतिहास की एक राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल की अवधि भी मानी गई। इस क्रांति के कारण राजशाही का अंत हुआ इसका और गणराज्य गणतंत्र की इसमें स्थापना हुई। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ फैक्ट हैं। इस क्रांति की शुरुआत जो है 5 मई 1789 को हुई थी। इस क्रांति के दौरान राजा लुई 16वां और उनकी पत्नी मेरी एंटोनेट का सिर काट दिया गया था। इस क्रांति के दौरान मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा भी की गई थी और इस क्रांति के दौरान बेस्टिल पर हमला किया गया था। बेस्टिल पर इसका हमला किया गया था और इस क्रांति के दौरान राजा लुई 16वां को स्टेटस जनरल बुलाना पड़ा। इस क्रांति के कारण दौरान टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी और इस क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में तानाशाही स्थापित की थी।
क्या कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के? तो राजनीतिक और वित्तीय स्थिति का खराब होना। ये क्रांति कैसी आई कि राजनीतिक और जो वित्तीय स्थिति थी वो खराब हो गई, तो इस वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। कठिन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ हुई। भारत संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द शामिल है। क्या शब्द शामिल है? स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और समानता। प्रस्तावना में भारत की राजनीतिक प्रणाली, संविधान के मूल्य और संविधानों के स्रोत के उल्लेख हैं।